फिजिकल एक्टिविटी के बाद सभी ट्रेनीज जाते हैं मेस, जहां वे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह परंपरा सिर्फ पेट भरने की नहीं, बल्कि साझेदारी, भाईचारा और समानता का प्रतीक है। यहाँ हर कोई एक जैसा खाना खाता है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आया हो। सुबह का भोजन करने उपरांत सभी ट्रेनी अपनी बुक से भरा बैग लेकर कॉलेज जाने के लिए अपने हॉस्टल से निकलते हैं तथा ग्राउंड में पहुंचकर असेंबली में शामिल होते हैं। सभी राष्ट्रगान गाते हैं। उसके बाद उन्हें इंडोर कक्षाओं के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। ये आवाज नहीं तमाम इंस्पेक्टर साहिबान सारे इनका के खड़े हो। अपने अपने एक एक लाइन सुन लो, थोड़ा गैप देख के खड़े हो। कर जने गने मने अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये तुरंत सारे स्टेटमेंट बनाओ। सीधे मिलाओ कदम से कदम। फिर सभी ट्रेनीज एक अनुशासित चाल में कॉलेज ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं, जहां उनका बौद्धिक विकास होता है। कॉलेज में पढ़ाई जाती है कानून की किताबों के साथ साथ आधुनिक विषय वस्तुएं जैसे सॉफ्ट स्किल्स, आत्मविश्वास, संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता। ह्यूमन बिहेवियर, जनता से कैसा व्यवहार करें, तनाव को कैसे संभालें। जेंडर सेंसिटाइजेशन, लैंगिक समानता और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता। सभी सीनियर और अनुभवी अधिकारी समय समय पर क्लास लेते हैं, जिससे ट्रेनीज को फील्ड की रियल सिचुएशन का अनुभव होता है। आज की पुलिस सिर्फ डंडा नहीं चलाती, बल्कि वह तकनीक, विज्ञान और मानवीय संवेदना का संगम है। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग सेंटर में समय समय पर विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।
नमस्ते, मैं इंस्पेक्टर राजीव आरटीसी भौंसी में बतौर चीफ लाइन इंस्पेक्टर पद पर तैनात हूँ। मेरा कार्य इंडोर की कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाना। इंडोर के लिए जो पाठ्यक्रम उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाता है वह मेरे पूरी तरह प्रशिक्षक स्टाफ के माध्यम से मैं सभी जवानों को उसका पढ़ाने का कार्य करता हूँ। आरटीसी भौंसी इंडोर में कुल 56 इंस्ट्रक्टर तैनात हैं जो कि इंडोर की प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास 2 टीचिंग ब्लॉक हैं, न्यू टीचिंग ब्लॉक और ओल्ड टीचिंग ब्लॉक। दोनों में प्रशिक्षण की कक्षाएं इंडोर की लगाई जाती है। इंडोर के हाल फिलहाल में आरटीसी भौंसी में 2 बैच चल रहे हैं। बैच नंबर 17 जिसमें कुल 560 पुरुष 264 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके अलावा बैच नंबर 18 में कुल 265 जवान प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। जवानों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए आरटीसी भौंसी में एक सीन ऑफ क्राइम बनाया हुआ है, एक मॉडल पुलिस स्टेशन भी बनाया हुआ है। इंडोर कक्षाओं में हम जवानों को इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिकल, इन्वेस्टिगेशन थ्योरी, पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट, फॉरेंसिक साइंस, एविडेंस एक्ट, माइनर एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन बिहेव, HB, यातायात प्रबंधन रूल, साइबर क्राइम, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिटी पुलिसिंग आदि जैसे विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर शॉर्ट कोर्स का भी आयोजन किया जाता है जिसमें हरियाणा के सभी जिले से जवान प्रशिक्षण के लिए आते हैं। ये 3 दिवसीय और 5 दिवसीय कोर्स होते हैं। इनमें हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, प्रिजन एस्कॉर्ट, VIP सिक्योरिटी आदि कोर्स यहाँ पर चलाते हैं। इसके बेहतर प्रशिक्षण के लिए हम गेस्ट फैकल्टी भी बाहर से मंगाते हैं जो अपने कार्य में पूरी तरह दक्ष होते हैं। उन्हीं को हम यहाँ गेस्ट फैकल्टी के तौर पे यहाँ बुलाते हैं। हमारे आरटीसी भौंसी का ट्रेनिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य जवानों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वो फील्ड में जाएं, अपनी ड्यूटी अच्छी प्रकार से करें, जनता की जो सोच है उस पर खरी उतरे। यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद। ट्रेनीज को पुलिस स्टेशन में होने वाले कामकाज को सिखाने के लिए पुलिस स्टेशन का एक मॉडल रूम बनाया हुआ है जिसमें पुलिस स्टेशन में नियुक्त होने वाले अधिकारियों की ड्यूटी रोल प्ले के माध्यम से समझाई और सिखाई जाती है। पुलिस स्टेशन से संबंधित सभी रिकॉर्ड की भी जानकारी दी जाती है। में जाते हैं कोई शिकायत लेके तो यह अनुसंधान अधिकारी जो अनुसंधान करता है। यहाँ पे बोरर क्या होता है? MXC कुर्सी थाने में। ये है SHO प्रबंधक थाना। SHO को प्रबंधक थाना भी कहते हैं। और ये है जो थाने में ड्यूटी अफसर होते हैं, SDO सीनियर ड्यूटी ऑफिसर और JDO जूनियर ड्यूटी ऑफिसर। जो भी कोई शिकायत आएगी या वो होगा वो इनकी सुनवाई करेगी। वहाँ भी 2 हवालात होती है जैसे इसमें लिख रखा है, महिला हवालात अलग होती है और पुरुष हवालात अलग होती है। इसमें बरामद शुदा माल या थाने की प्रॉपर्टी इसका भी अलग बोरर माल थाना अलग होता है। ट्रेनीज को घटनास्थल और साक्ष्यों की सुरक्षा से संबंधित बारीकियां समझाने के लिए घटनास्थल का एक मॉडल भी बनाया हुआ है जिससे सभी ट्रेनी घटनास्थल की सुरक्षा और साक्ष्यों को एकत्रित करने संबंधी सावधानियों को लेकर
अपनी ड्यूटियों के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं। वही आज हम किसी भी एक्सीडेंट के घटनास्थल पर पहुंचेंगे और ये एक गंभीर घटनास्थल है। इसको हम पूरा निरीक्षण करेंगे, कैसे क्या एक आयु क्या क्या काम कर सकता है, क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो ये गंभीर घटनास्थल है हमारा। सबसे पहले PPR 25.10 के अनुसार जब भी कोई अपराध की सूचना हमें पुलिस को मिलती है तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। उस घटनास्थल पर पहुंचने का मकसद ये है, ये जरूरी नहीं है कि आईओ जाएगा। आईओ से पहले उसके और सबॉर्डिनेट या जो भी पुलिस अधिकारी थाना में मौजूद है वो घटनास्थल पर पहुंचता है। पहुंचते ही सबसे पहला काम है घटनास्थल के। आज का युग कंप्यूटर का युग है, अतः सभी ट्रेनीज को समय के साथ स्वयं को अपडेट करना सिखाया जाता है। यहाँ सभी ट्रेनीज को कंप्यूटर चलाने की नॉलेज ही नहीं दी जाती, बल्कि आज समाज और पुलिस के लिए सर दर्द बने साइबर अपराधों से बचाव और उनके रोकथाम के तरीके भी सिखाए जाते हैं। CCTNS जैसे पुलिस सॉफ्टवेयरों को चलाना सिखाया जाता है। सभी ट्रेनीज के ज्ञान में व्यापकता लाने के लिए यहाँ एक विशाल वातानुकूलित कॉलेज लाइब्रेरी भी है, जिसमें हजारों की संख्या में पुलिस विषयों से संबंधित लेटेस्ट पुस्तकें उपलब्ध हैं। सभी ट्रेनी इसका भरपूर लाभ उठाते हैं। जैसे ही आपके थाना क्षेत्र अधिकार में अपराध होगा कोई भी संज्ञान, तो SHO साहब उस पर FIR दर्ज करेंगे और आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। सेकंड केस, अगर दूसरे के थाना क्षेत्र अधिकार में कोई अपराध हुआ है संज्ञान, तो SHO साहब उसमें करेंगे 0 FIR। कौन सी FIR करेंगे दर्ज? 0 FIR लिखा है तो वो सूचना दी जाएगी लिखित। अब नया एक आयाम जोड़ा गया जिसके बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक मेल से भी सूचना आ सकती है। जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना आ सकती है, ईमेल के माध्यम से सूचना आ सकती है, या फर्दर फ्यूचर में कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसके माध्यम से भी सूचना आपके पास आ सकती है। ये धारा कहती है कि संज्ञेय मुकदमों में सूचना, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अब जो सूचना है उस पर आपको देखना कि संज्ञेय अपराध के संबंध में कोई भी आपके पास सूचना आती है तो आपने उस एरिया का विचार किए बिना उस अपराध को रजिस्टर करना है। दो प्रकार से सूचना आ सकती है आपके थाने में, या तो आपके थाने में अपराध हुआ हो, पहली कंडीशन ये रही, जैसे ही आपके थाना क्षेत्र अधिकार में अपराध होगा कोई भी संज्ञेय, तो SHO साहब उस पर FIR दर्ज करेंगे और आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। सेकंड केस, अगर दूसरे के थाना क्षेत्र अधिकार में कोई अपराध हुआ है संज्ञेय, तो SHO साहब उसमें करेंगे 0 FIR। कौन सी FIR करेंगे दर्ज? 0 FIR। अब सूचना कितने प्रकार से आई है उसके बारे में बताया गया है। सूचना आ सकती है आपके पास 3 प्रकार से। पहले तो सूचना आती थी कब से है? 2020 से। अरे
आपके जो राज्य प्राधिकरण अधिनियम के सदस्य कितने हैं? 8। इसके 8 सदस्य हैं। और जिला के कितने सदस्य हैं? 7 है। अगर मैं आपसे ये कहूँ जो अपने इनकी अधिनियम की संख्या कितनी है? 53। और वैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का पूरा नाम क्या है? ये तो अपने राष्ट्रीय का है। मृत्यु या गौरव प्रतिकारित करने के पर्यटन के साथ अनुरूप क्या कहते हैं? गौरव प्रतिकारित करने के पर्यटन के साथ लूट या डकैती। जैसे लूट कर रहा है, उसने गोली चला दी बंदे को मारने के लिए, लेकिन गोली लगी नहीं, वो बच जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? मृत्यु करने का प्रयत्न कहलाएगा। ठीक है। और अगर गोली लग जाती है तो चोट लगी तो गौरवपति में आ जाएगा, और अगर मर जाता तो फिर मृत्यु में आ जाएगा। कई बार ऐसा गोली चला दी, गोली टाइट नहीं लगी, मान लो छाती नहीं लगी, पैर में लगी, गाड़ी उसको गोली लगी पैर में, उसको चोट लग गई। किस टाइम से किस टाइम चल रहा है? कितनी बार बताया? किस आप तो उसको मंजूरी देते हैं, SHO या उच्च अधिकारी? फर्द कितनी प्रकार की होती है? कौन कौन सी? और बरामदगी क्या है? बरामदगी हाँ, जब पुलिस द्वारा उससे पूछताछ या रिमांड के दौरान बरामद किया जाए उसको बरामदगी है। रोजनाम चाक किस टाइम से किस टाइम चलता है? कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसने ये सुना हो, लड़के जब छोटे होते रोते हो कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए? किसने सुना है? सबने सुना है। लड़कों ने कितनों ने सुना है? सुना है। बहुत कम लड़कों ने सुना है, बाकी रोए नहीं। ओके, ये सुना है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को खाना बनाना आता है? हाथ खड़ा करो। गुड। कितने लड़कों को खाना बनाना आता है? कितनी लड़कियों को खाना बनाना आता है? यस। तो एक बात बताइए कि लड़की को खाना बनाने का स्किल पैदा होते ही लड़की होने से मिल जाता है? कौन बताता है कि लड़की को खाना बनाना चाहिए? माँ बताती है, पिताजी बताते हैं, राइट? माँ बताती है। तो ये अच्छा, फिर ड्राइविंग किस किस को आती है? कोई भी मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रैक्टर किस ने चलाया हुआ है? किसको आता है चलाना? कितनी लड़कियों को आता है? आसपास देखो सारे जन। क्यों? क्या लड़कियों के शरीर में गाड़ी चलाने की ताकत नहीं है? कौन सोचता है कि लड़कियों में ताकत नहीं है गाड़ी चलाने की? कौन कौन सोचता है कि लड़कियों को गाड़ी चलाने की ताकत नहीं है? कौन सोचता है कि ताकत है बराबर? लड़कियों में पूरी ताकत है। शरीर में कोई लड़कियों की कमी तो नहीं कि वो गाड़ी नहीं चला सकती। तो आप में से कौन सोचता है कि कोई कमी नहीं है? ड्राइविंग सीखने के लिए लड़कियों के शरीर में कोई कमी नहीं है? सोचते हैं कि नहीं? कई लग रहे हैं कि नहीं, गाड़ियां नहीं चला सकती लड़की।
तो आपको ये क्या लगता है कि आप लोगों की अलग अलग स्किल सेट क्यों हैं? लड़कों को ज़्यादा गाड़ियां चलानी क्यों आती हैं और लड़कियों को खाना बनाना क्यों आता है? किस लिए? कोई जना बोल दो, ऊपर से बोल दो कोई जी। कौन उनको घर में रखता है, कौन बाहर रखता है? पेरेंट्स रखते हैं, हमारा समाज रखता है ना। बैठ जाओ। हमारा समाज ये कहता है लड़कियों को जल्दी घर आना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है, माँ बाप का हाथ हटाना चाहिए। लड़के कहते हैं नहीं। अब ये बात हम सब मानते हैं कि लड़के और लड़कियों का समाजीकरण बिल्कुल अलग होता है, समाज में अलग अलग स्किल सिखाते हैं, राइट। ये भी बात सही है कि शरीर से मेल और फीमेल बनता है, जिसको हम सेक्स कहते हैं, राइट, है ना। पैदाइशी में या शरीर में फर्क है लड़के और लड़कियों का, सही बात है। और समाज के रोल में भी फर्क है? तो जब हम ये इस सेंटेंस को पूरा करें, ओके, मुबारक हो, क्या हुआ है? लड़का हुआ है। किसी ने सुना मुबारक हो लड़की हुई है? एक आधे किसी ने सुना होगा, जिसको कहीं कहीं, ऐसे भी नहीं है ना, किसी ने सुना हो। ज्यादातर क्या होता है हिंदी पिक्चरों में भी, मुबारक हो लड़का हुआ, राइट। तो शरीर में फर्क है, वो बिल्कुल सही है, और समाज के रोल्स में फर्क है, ये हमने समझ लिया। ये हमें समझना जरूरी है कि दोनों में कनेक्शन नहीं है, राइट। आज का जो समाज है, मॉडर्न समाज है, हम ये कहें कि भाई ये फर्क बने थे, क्यों बने थे, क्यों नहीं बने थे, सही थे, गलत थे, ये अलग इशू है। आज के समाज में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सामाजिक काम हैं जो लड़के नहीं कर सकते या लड़कियां नहीं कर सकती? ऐसे कुछ काम हैं कि नहीं है? ज्यादातर नहीं, राइट। तो हम एक मॉडर्न समाज का हिस्सा हैं। हमारे समाज में नागरिकों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। हर नागरिक जो है अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीना चाहता है, और उसमें जितना हमारा सहयोग है हमें करना जरूरी है। मैं तो जानना चाहूंगी कि अगर आपने यूनिफॉर्म पहनी है तो क्या सोच के पहनी है? एक सेंटेंस में बता दीजिए। देश की सेवा करने के लिए मैम। देश की सेवा करने के लिए, बहुत बढ़िया बात है। और लोगों ने, और कोई? आप बताइए। मैं बताऊंगा मैडम जी। कहाँ? ये ऊपर। हाँ जी, बताइए सर। एक तो मैडम जी पुलिस ज्यादा भ्रष्ट हो रही है, हम कोशिश करेंगे जो नई पुलिस जाएगी एक उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर तालीम में सुना रहे। आप क्या बता रहे हैं? रियलिटी में पीड़ित है मैडम से, लड़का लड़की कोई भी हो, उसका केस सोल्व करने की कोशिश करेंगे मैडम। आजकल बहुत ज्यादा झूठ चल रही है, उसको रोकने की भी कोशिश करेंगे। बहुत यहाँ आए ही क्यों हैं? हम इस वर्दी में हैं ही क्यों? हम यहाँ क्या करना चाहते हैं? ये एक बहुत अच्छा एक वर्कशॉप रही है। मुझे मालूम है कि ये बहुत इंटरैक्टिव है, आप लोगों को साथ लेके चलते हैं और आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। और जो मैम ने लास्ट में कहा कि आप ये याद रखें कि आप एक इंडिविजुअल, आजकल स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि भाई मैं एक स्पिरिट हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। हर इंसान जो यहाँ पे एक इंसानी रूप देखने आया है कि कैसी है ये दुनिया, अगर हम इस हिसाब से देखें तो हम अपने जो बंधन है ना, जिसमें पपेट की तरह कठपुतली, ठीक है, हम सबका एक धागा क्या है? हमारे माँ बाप ने ये कहा, हम नौकरी क्यों की? सरकारी नौकरी मिल रही थी इसलिए, ठीक है। माँ बाप को बताना है, समाज को दिखाना है, शादी तो होती है, बीवी को तो धमकाना ही पड़ता है, बच्चों को तो डराना ही पड़ता है, ठीक है, पति की तो बात माननी ही पड़ती है या नहीं माननी पड़ती, व्हाटएवर। ये सारे जो है ना, ये एक हमें ऐसे जैसे हम कठपुतलियां और हमें ये धागे चला रहे हैं। ये इंसान की फितरत है, इसमें हम सबकी किसी की गलती नहीं है। हम समाज में पैदा होते हैं और हमें ये पपेट के स्ट्रिंग्स मिलते हैं, कठपुतली के धागे। आप लोग बहुत लकी हो, ठीक है। आप लोग इसलिए लकी हो या अच्छी आपकी किस्मत है कि आप लोगों को
उन धागों पे मुड़ के ना देखने का मौका मिल रहा है कि यार ये धागे हैं, ये धागे कहीं और से बोल रहे हैं या हमारी ही फितरत है। ये सोचने का आपको बाय चांस, गुड लक, ईश्वर का आशीर्वाद, कुछ कह लीजिए, आपका कुछ ऐसे पासा अच्छा पड़ा है जीवन में कि आपको इसका मौका मिला है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप पुलिस में आए, बल्कि इसलिए भी कि पुलिस में आने से पहले आपको अच्छी शिक्षा मिली, आपके घर वालों के शायद हालात अच्छे होंगे, उन्होंने आपको अच्छी शिक्षा दी होगी। तो ये सारी चीज़ें ये असली प्रसाद, अभी आजकल बहुत चल रहा है ना कि यहाँ जाके डुबकी मार लें, महाकुंभ है, अच्छा टाइम है, पुण्य कमाने हैं। असली जो प्रसाद आपको मिला है ना, हम कहीं फलानी जगह के दर्शन करो, प्रसाद मिलता है। प्रसाद क्या होता है? वो चीज़ जो आपके जीवन अच्छा बनाए। आपको प्रसाद ऑलरेडी मिल चुका है, आप में यहाँ बैठे हर इंसान, चाहे वो मैं हूँ, चाहे हम आपकी फैकल्टी है, चाहे आप लोग हो। और वो प्रसाद है एक अवसर अपने आप को पहचानने का, अपने आप को पहचानने का, और जो कठपुतली के साथ हम हर एक धागा है, उस धागे को देखने का कि क्या ये मुझे जिस धागे ने खींचा वहीं जाना जरूरी है, या मैं कुछ और भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा अवसर आप हर इंसान के पास है, चाहे आज आप पुलिस में हैं, इस रैंक पे हैं, चाहे कल को आप कुछ और करें। आप जब जीवन जिए तो आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। ये ट्रेनिंग कॉलेज में आना, कुछ महीनों के लिए लोगों की बातें सुनना, कुछ अच्छा ज्ञान लेना, कुछ अपनी तरफ से ज्ञान अर्जित करना, ये ज्ञान अर्जित करने का एक आखिरी सुनहरा अवसर आपके पास है। आखिरी इसलिए क्योंकि उसके बाद शायद आप नहीं और पढ़ाई करेंगे, कुछ कर भी लेंगे मेरी तरह, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, लिटरली जैसे कि आप किसी स्कूल कैंपस में, और ये बहुत अच्छा मौका है अपने आप से मिलने का, अपने आप को समझने का। मुझे बहुत मैम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इस नोट पे, आपने जो इंटरेक्शन हमारे सभी बच्चों के साथ यहाँ पे किया, आपने इस नोट पे ख़त्म किया, क्योंकि असलियत यही है। मैं अभी भी जैसे बता रही थी कि मैं आज जो पुलिस ऑफिसर्स जो इंस्पेक्टर लेवल पे हैं, जो डीएसपी भर्ती हुई हैं, कई जो आईपीएस भी भर्ती हुई हैं लेडीज़, मैं कई बार देखती हूँ कि वो आपने जो बताया ना अपनी जगह बनानी है, वो अभी भी उसी दायरे में फंसी हुई हैं जिसमें उनको समाज ने फंसाया है, राइट? वही दायरा, वो सोचते हैं कि मैं ये कर लूँ, ये, और आदमी भी उसी दायरे में फंसे। उस दायरे से निकलना, वो दायरा सही नहीं है, राइट? तो सही नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि अगर सही होता तो हमारे इतने दुख थोड़ी होते यहाँ पे। सिंपल बात है, आपको शायद अटपटी लगेगी, आप यहाँ से इस शहर में बाहर जाइए, इतना बड़ा शहर है, इसकी सड़कें टूटी हैं, हर जगह कूड़ा है। मैं रोज़ देखती हूँ कादरपुर का वो जो जोड़ है, वो जोड़ सारे बंद हो रहे हैं। कोई कहता है, मैं स्टाफ से पूछती हूँ, आप लोग जो रूरल बैकग्राउंड से, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन जो गाँव खेड़े में बड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हम तालाब की पूजा करते थे। अब कोई तालाब बच रहा है आपके आसपास? कहीं हम नेचर को या अपनी प्रकृति को या किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? वो नीचे जाता जा रहा है, इसलिए वो दायरा ठीक नहीं, क्योंकि कुछ तो गलत हो रहा है कि हवा खराब है, फिजिकल हवा खराब है। बराबरी का इतनी तरक्की होने के बाद भी अपनी बराबरी ढूंढने के लिए समाज के हर वर्ग को जो पीछे है उसको लड़ना पड़ रहा है, तो कहीं तो कुछ गलत है। तो अपना दायरा पहचानिए। 100% हो सकता है गलत ना हो, लेकिन इतनी शक्ति आप में, जो कम से कम उसमें फंस के मत रहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस दायरे में हम पैदा हुए हैं, इसलिए हम इसके हिसाब से ही काम करेंगे। अपने दायरे को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, आपके पास एक बहुत सुनहरी मौका है। रहते हैं जो कोर्स पास है, उन लोगों को इसमें लगाया जाता है। साइबर क्राइम जो कि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और हर जगह इसके पुलिस स्टेशन बनने शुरू हो गए हैं। गुड़गांव में 4 साइबर के पुलिस स्टेशन हैं, और जो उनके पास काम है वो 20 पुलिस स्टेशन का है। उनके पास 100 कंप्लेंट आती है तो वो 20 ही डील कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है और अक्यूज यहां से बाहर है। मेरा एक सजेशन है कि इस विंग में जाकर जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारी चीजों का इसमें जाके पता चलेगा जो यहाँ पता नहीं होगा या वैसे पता नहीं होगा, और धीरे धीरे जो इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा उसी की वैल्यू बढ़ेगी। ये कुछ नया बिल्डर है, मतलब बिल्डर के असिस्टेंट के लिए नायब ओएसी है, नायब बोर्ड है,
नायक कोर्ट की ड्यूटी कौन जानता है? नायक कोर्ट, हर कोर्ट में एक हमारा पुलिस का मुलाजिम है जो हमारे अधिकारियों की हेल्प करता है। वहां पर पुलिस फाइल का सारा रिकॉर्ड उसके पास होता है। पुलिस फाइल लाना, कौन विटनेस आया, कौन विटनेस नहीं आया, उसने हाजिरी दी, हाजिरी नहीं दी। इसी तरह से एक पैरवी ऑफिसर भी होता है जो हर थाने से वहां पर जाता है गवाहों को पढ़ाने के लिए कि भाई तेरी ये गवाही है, तुमने ये गवाही देनी है, ये क्रॉस करे तो ये जवाब देना। ये छोटा मुंशी हो गया। बहुत सारी डिटेल्स आपको लगातार मिलती है। ये हमने मेन बताई है। किसी को हर थाने से ही आपकी गवाही हो, आप थाने में बैठे अपना जो आपकी स्टेटमेंट है उसको देखिए और वहीं से कोर्ट से आप वीसी से जुड़ जाएंगे और वहीं से आप गवाही दें। ये सब टाइम बचाने के लिए किया गया कि बहुत सारी पुलिस कोर्ट में ही बिजी रहती है गवाही देने के लिए। 10 की गवाही हुई, 10 की नहीं हुई, तो 10 काम का सवेरे से शाम तक कोर्ट जाकर वापस आ गए। तो इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि टाइम खराब ना हो। और दूसरा जो एस्कॉर्ट ड्यूटी में बता रहा था मुलजिम को पेश करने वाली, वो भी मैक्सिमम कोशिश यही की जा रही है कि जो अक्यूज है वो जेल से ही वीसी के माध्यम से जुड़े ताकि एस्कॉर्ट ड्यूटी हमारी कम से कम हो। असिस्टेंट आईओ आप मैंने बता ही दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट आप देखते ही हैं। और जो फर्स्ट बटालियन है जिसका मैं कमांडेंट भी हूँ वो एसडीआरएफ की बटालियन है। तो इसमें भी स्पेशल ट्रेन लोग हैं जो कि डिजास्टर के समय काम करते हैं। जो हमारे यहाँ पर ट्रेन है, एक तो सीएसआर बोलते हैं कोलैप्स स्ट्रक्चर, अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है तो उसको बचाने के एक्सपर्ट है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके पास। दूसरा अगर कोई पानी में डूब गया या फ्लड आ गई है तो उसको ये स्विमर्स बहुत अच्छे हमारे पास, उसमें ये एक्सपर्ट्स हैं। और कुछ एक को फायर की ट्रेनिंग भी है। इसके अलावा कुछ एक लोग रेडियोलॉजी, इसमें न्यूक्लियर, इनमें भी एक्सपर्ट्स हैं। हमारे दिल के अंदर खौफ है ना कि सिलेंडर में आग लग गई तो छोड़ के भाग जाओ, ब्लास्ट हो गई होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एलपीजी के अंदर इतनी जल्दी ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो अगर इसकी बॉडी गर्म होगी ना, इसके अंदर ऊपर आग लग जाएगी तो कभी ब्लास्ट नहीं करेगा। इसकी जो बॉडी के चारों तरफ किसी कोई चीज रखी हुई है, मान लो कपड़ा रखा हुआ है या लकड़ी रखी हुई है, इसके चारों तरफ आग लगेगी और बॉडी सी गर्म होगी तभी अपना आकार चेंज करेगा। तो कभी भी इसमें प्लास्टिक निकालने के बाद राइट हैंड में हैंडल और लेफ्ट हैंड में पाइप पकड़ के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक जाइए। हाँ, जितना हीट से आप, हाँ इसको पुश कीजिए इसको। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की ट्रेनिंग। और एलपीजी सिलेंडर में अगर आग लग जाती है, जैसे पूरा हौज पाइप जल जाता है, हौज पाइप जलने के बाद जो अपना रेगुलेटर होता है वो मेटल का होता है, ये कभी नहीं जलता। तो उसको भी आप, इसमें 1.5 इंच का फासला होता है इतने प्रेशर के साथ। बट उसमें आपको करना क्या है, जिस साइड में एयर हवा आ रही है उसके अपोजिट खड़ा होना है और आप उसको हाथ से भी बुझा सकते हो, और भी नहीं तो अपना हाथ गीला करके या कपड़ा लेकर के भी उसको बुझा सकते हैं। देखो अभी एक पोजीशन नेपल करो। एलपीजी सिलेंडर में अगर आग लग जाती है तो उसको जो खाद्य पदार्थ है अपनी रसोई किचन में जो रखा हुआ होता है उससे थोड़ा अलग करना है। आग लग जाती है तो आप एक गीला कपड़ा, सूती कपड़ा ऐसे लेकर के अपने हाथों को सेक करके इस प्रकार से उसको बुझा सकते हो। जिसमें सिखाया जाता है विभिन्न आपदाओं के समय राहत कार्य कैसे करें, आग लगने पर बचाव कैसे करें, पानी में डूबते को कैसे निकालें और कृत्रिम सांस देखकर उसे कैसे बचाएं। थ्रो करते हैं तो 25 से 30 मीटर थ्रो कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेफ्टी पिन निकाल के जब ग्रेनेड को थ्रो किया जाता है तो सेफ्टी लीवर आज़ाद हो जाता है, जिससे स्ट्राइकर स्प्रिंग की ताकत से
परकुशन कैप पे चोट मारता है, जिससे चिंगारी उत्पन्न होती है जो सेफ्टी फ्यूज को आग देती है। सेफ्टी फ्यूज 4 सेकंड में जलता है, जो डेटोनेटर को ब्लास्ट करता है। कौन सा डेटोनेटर है? 25 नंबर। डेटोनेटर ब्लास्ट होने से एच बारूद, कौन सी? TNT, वो ब्लास्ट होगी, जिससे बॉडी के स्प्लेंडर्स निकलेंगे। ये जो बॉडी है ये ब्लेड टाइप में बना के, ब्लेड पे ब्लेड इस तरह, ये लोहे का है। लोहे की ब्लेड होती है जो जमीन से 1 से 1.5 फीट हाइट तिरछी इस टाइप से फटता है। अगर उस दौरान जवान मुद्दा लेट जाए तो थोड़े बहुत इसके स्प्लेंडर कमर पीठ में लग सकते हैं, बच जाएगा। अगर खड़ा है तो ब्लेडें काट देगी उसको। पता लग गया? 9 वर्ग गज इसका किलिंग एरिया है, 250 गज तक इसका डेंजर जोन है, 700 ग्राम वजन है। पता लग गया ग्रेनेड के बारे में? नेक्स्ट वेपन है आपका 5.56 mm इंसास राइफल, इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। चलने का सिद्धांत है लॉन्ग स्ट्रोक गैस ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा लिख रखा सबने, बंद कर दो कॉपी। हम देख 400 मीटर इसकी कारगर रेंज है, 20 राउंड मैगजीन मारते हैं, 20 ही भरते हैं। ठीक है। 4 प्रकार का एमुनेशन इंसास राइफल से फायर किया जाता है। पहला कौन सा है? लाइव राउंड, जो मैगजीन में डाल के हम रेंज में फायर करते हैं या किसी दुश्मन पे फायर करते हैं। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी HD कार्ट्रेज, जो ग्रेनेड फायर के लिए यूज करते हैं। तीसरा है ट्रेसर RDS, ट्रेसर राउंड, जो दुश्मन की लोकेशन देखने के लिए रोशनी पैदा करता है, समय 30 सेकंड। चौथा है ब्लैंक राउंड, ओनली आवाज पैदा करने के लिए। 4 टाइप का एमिनेशन पता लग गया। बैनेट लगता है राइफल पे, CQB रोल वेपन है ये भी। SLR, जिस वेपन पे बैनेट लगता है वो क्लोज क्वेरिक बैटल वेपन है। उसके बाद इसकी साइट है एक डाउटेल, जिसपे 2 टाइप के स्कोप लगते हैं, नाइट विजन और टेलीस्कोप साइट। ठीक है। अब इसके हिस्से पुर्जों का नाम देखें। सबसे पहले इस पे होती है एक मजल कैप जो है नहीं। उसके बाद इसका ये कैलिवर कितना है? 5.56 mm। इसके राउंड का साइज क्या है? 5.56 mm इंटू 45 mm। पता लग गया? फ्लैश एलिमिनेटर, काम क्या है? जो फ्लैश हाइडर का काम है वही इनका काम है। क्या काम है हाइडर का? बता भाई। हाँ, चिंगारी को कम करना। बैरल, बैनेट स्टड, बैनेट स्टड, अपर सीलिंग कड़ी, रियर सीलिंग कड़ी, लेफ्ट हैंड गार्ड या फ्रंट हैंड गार्ड। फ्रंट साइड टेप किस टाइप की है? पोल टाइप। प्रोटेक्टर, गार्ड, रक्षक, किस चीज के? टिप के। ग्रेनेड साइट, गैस रेगुलेटर, 2 पोजीशन है, लो और हाई। इसमें फायरर 4 इलाज की कार्रवाई खुद कर सकता है। SLR में क्या है? आर्मोरर, गैस रेगुलेटर को कम ज्यादा करना। गैस ट्यूब कवर, ये इसकी गैस ट्यूब। ये गैस ब्लॉक, कोकिंग हैंडल, स्लाइड, कैरिंग हैंडल, HOC, होल्डिंग ओपनिंग कैच, एजेक्शन स्लॉट,
डॉटेल, इस पे टेलीस्कोप साइट और नाइट विजन लगता है। रियर साइट ओपरेचर, रिटर्नर, रिटर्नर कैच। राइफल को जब आप खोलते हो सबसे पहले रिटर्नर दबता है अंगूठे से, फिर कलमे वाली उंगली से रिटर्नर कैच, कैच को रिलीज कर देते हैं, रिटर्नर को दबा देते हैं, रिसीवर कवर ओपन हो जाएगा। ये पूरा रिसीवर कवर। ये TRB वेपन है, 3 राउंड ब्रस्ट, चेंज लीवर, सेफ मोड, रैपिड मोड, ब्रस्ट मोड। इसका ब्रस्ट 3 राउंड का है। ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन कैच, मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड, फाइबर की बनी मैगजीन, बॉक्स टाइप मैगजीन। पिस्टल ग्रिप, पिस्टल ग्रिप, फिक्स बट, 2 बट में आती है, फोल्ड बट और फिक्स बट। फिक्स बट, बट प्लेट, बट ट्रैप, बट होल, स्क्रू। तो पहले सबसे पहले इसके दोनों चेस्ट के ऊपर अपने हाथ मारने ऐसे दोनों। हे आर यू ओके? 3 बार बोलना है जोर से। हे आर यू ओके? आर यू ओके? शाबाश है, ऐसे मत आर यू ओके? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, चेक करेंगे गर्दन के पास, जिसे जानकर ट्रेनीज किसी की जान बचा सकते हैं। इसको चेक करेंगे अंदर की साइड है, इधर बाहर की साइड है। इसको यहाँ से है ना कैरोटिड प्लस चेक करेंगे, कैरोटिड प्लस एब्सेंट, वो भी नहीं चल रही। उसके बाद क्या करेंगे? LRF, लुक लिसन फील। अपने गाल का ये हिस्सा उसकी नाक के पास लेके जाएंगे, ये सबसे संवेदनशील होता है। एक हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर रखेंगे और महसूस करेंगे कि भाई उसकी अगर सांस चल रही है तो उसकी चेस्ट अप डाउन होगी, और उसके नाक से अगर कोई गर्म हवा आ रही है तो वो हमें महसूस हो जाएगी। ब्रीथिंग एब्सेंट, तो उसके जो जाइफाइड प्रोसेस, जो हमारी रिब्स होती है, इनके बीच में जाइफाइड प्रोसेस, देसी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? ये बीच में टोटी, कालजा। आज कालजे से 2 उंगल ऊपर अपना मास्टर हैंड रखेंगे, इस से ऊपर 2 उंगल ऊपर अपना मास्टर हैंड, नहीं ऐसे नहीं, इसके अंदर से उंगलियों के अंदर से उंगलियां डालो, और अपने हाथों की पोजीशन बिल्कुल टाइट बनाते हुए 5 से 7 सेंटीमीटर प्रेस करना है उसको, और 2 मिनट के अंदर ये 3 बार की कार्रवाई होती है, पूरी फास्ट 20 बार की गिनती करनी है। उसके बाद कोई भी अपना साथी कोई दूसरा होगा, वो उसके नाक के ऊपर, हमारे पास कोई रुमाल होगी या कोई साफ कपड़ा, उसके मुंह के ऊपर लगाएंगे और उसको 3 बार जोर से सांस दें, कृत्रिम सांस। और उसके सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, घबराना नहीं है, अब बैठो शाबाश, इधर आओ सामने। हाँ, इसकी नाक को इस प्रकार पकड़ते हुए मुंह को ऊपर की तरफ ले जाना है, और उसके मुंह के अंदर 3 बार पूरा जोर से सांस भरनी है। पहले अपने अंदर भरनी है पूरा खींच के, फिर उसके अंदर डालनी है। हाँ, ऐसी पोजीशन बना ली उससे। और फिर तब 3 बार ये सांस देने के बाद फिर वही पे 20 बार की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार है ना पूरा फास्ट 20 की गिनती करनी है। ब्लेड लगता है, ये डायमंड टिपिट ब्लेड होता है। ये लोहे का सरिया वगैरह आता है उसको भी काट देता है, कंक्रीट भी काटता है, ईंट की दीवार को भी काटता है। लगभग 6 इंच कटिंग कर देता है दीवारों की, ठीक है। और इसमें अगर हमें ये पेट्रोल से चलता है, गैसोलीन होता है, इसके लिए हमें कोई लाइट की जरूरत नहीं कोई बिजली की जरूरत, ठीक है।
इसकी सहायता से हम आसानी से काम कर सकते हैं। इसमें अगर लोहा की कटिंग करनी है, हमें सरिया काटना है या एंगल काटनी है तो ब्लेड दूसरा लग जाता है, ब्लेड आपस में चेंज हो जाते हैं। और ये क्या है? हाँ, वुडन वुड चैन सा लकड़ी काटने का होता है। अगर मान लीजिए जैसे तूफान नहीं आ गया ना, तूफान आ गया, आंधी आ गई, पेड़ पड़ गए, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो इसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से पेड़ों को काट सकते हैं। स्टार्ट करके दिखाएं। सबसे पहले तो हमें क्या है, उसकी सर्वाइकल इंजरी चेक करनी है। चाहे कोई भी हमें बेहोशी की हालत में या कोई कराता हुआ व्यक्ति मिलता है तो उसको बेतरतीब ढंग से नहीं उठाना। तो ये नहीं कि दो जनों ने हाथ पकड़े, दो ने टांग पकड़े, उठा के ले गए। अगर उसकी सर्वाइकल इंजरी है या उसकी गर्दन में चोट है तो वो ज्यादा बढ़ जाएगी। उसको स्टेबलाइज करना है। सबसे पहले उसके सी कॉलर अप्लाई करना है। उसके गर्दन के पीछे बैठ के सी कॉलर नीचे से लगाते हुए उसकी गर्दन पे लगाना है। अगर सी कॉलर नहीं मिलता है तो कोई भी थोड़ा मोटा कपड़ा जैसे परना या कोई चादर मिलती है उसको थोड़ा फोल्ड करेंगे और उसके गर्दन के चारों ओर लपेट देंगे। उसके बाद वो जिस तरह हमें राउंड लेना है, इनके साथ विक्टिम के साथ अपने घुटने देखते हैं, बिल्कुल सट के बैठ जाना है। थोड़ा सट के बैठो। जिस तरह हमें पेशेंट को राउंड करना है उस साइड का हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर रखना है। गर्दन को स्टेबलाइज करेंगे और पांव को पांव के ऊपर चढ़ा देंगे इस प्रकार से, और अपने घुटनों के ऊपर लेंगे। घुटनों के ऊपर और जो भी हमें कोई हार्डबोर्ड, स्ट्रेचर या कोई फटक होता है तो वो क्या विक्टिम के नीचे लगाएंगे। विक्टिम को उड़ा के स्ट्रेचर के पास लेके नहीं जाना, स्ट्रेचर को विक्टिम के पास लेके जाना है। धीरे धीरे पेशेंट को नीचे लेके आएंगे उसके ऊपर स्ट्रेचर पे, और किसी भी बेल्ट, रस्सी या कपड़े की सहायता से उसके ऊपर बांध देंगे। दूसरी बार कहूंगा 1 2 अप, जब खड़े हो जाना है। 1 2 अप, 1 2 अप, 1 2 अप, आगे लेके जाओगे और जो भी कोई एम्बुलेंस या हमारे जो मेडिकल टीम होगी उसके पास पहुंचा देंगे। 1 2 डाउन, घुटना रखो अपना, 1 2 डाउन, अप। फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं दीदी ठीक है? सो फॉरेंसिक का मतलब होता है फॉरेंसिस। ये वर्ड आया है टर्म फॉरेंसिस से। फॉरेंसिस आपका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष, राइट? तो ये टर्म आई कहाँ से? पहले टाइम से। पुराने जमाने में भी क्राइम हुआ करते थे, पुराने टाइम में भी क्राइम हुआ करते थे, बट इतने हीनियस नहीं हुआ करते थे, ना इतने वैरायटी के क्राइम्स हुआ करते थे। तब कैसे सजा होती थी, तब कैसे कोर्ट चलते थे? सेम, दो पक्षों को बुला के एक समझदार व्यक्ति उनके पक्षों को सुनता था। तो उस वहाँ से कॉन्सेप्ट आया है फॉरेंसिस, और आज के टाइम में इसका ओरिजिनेट होके फॉरेंसिक वर्ड बन गया है।
तो फॉरेंसिक का मतलब है कोर्ट के समक्ष, और साइंस मतलब आपकी नॉलेज, रीजनिंग की नॉलेज। तो साइंस की नॉलेज जो लॉ में हेल्प कर सके उसे हम बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। और फॉरेंसिक फिजिक्स ये सब फंक्शनल है, राइट। RFSL बॉन्डसी में वी हैव लिमिटेड डिवीजन। RFSL बॉन्डसी में हमारे पास NDPS डिवीजन है, हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन है, सीरोलॉजी डिवीजन है, बायोलॉजी डिवीजन है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन है। इसके अलावा जो बाकी डिवीजन है वो सब मधुबन करना है। तो जो केसेस फोरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम और FSL विजिट भी ट्रेनीज के ज्ञान में व्यापकता लाते हैं। है डॉक्यूमेंट डिवीजन के अंदर आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस जो है वो आते हैं। प्रॉपर्टी के हो गए, कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स में आएगा, जैसे कि वसीका और लोन के केसेस हो गए, आपके फॉर्जरी के केसेस हो गए, चेक फ्रॉड्स हो गए, सुसाइड नोट्स हो गए, काउंटरफिट करेंसी हो गई, स्टैम्प्स हो गई, फेक स्टैम्प्स, ये सारा जो है एग्जामिनेशन आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर किया जाता है। बेसिकली 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हम 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट जो होगा आपका, उसी के बेसिस पे आपको स्टैंडर्ड्स कलेक्ट करने होते हैं। 2 तरीके के स्टैंडर्ड्स हमने डिवाइड किए हैं। एक हो गया एडमिटेड जो हम उसके पुराने रिकॉर्ड से प्राप्त करेंगे, चाहे वो बैंक रिकॉर्ड है, कोई भी ऑथेंटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, उससे हम उसके स्टैंडर्ड्स जो कलेक्ट करेंगे उनको हम बोलते हैं एडमिटेड। दूसरा हो गया स्पेसिमेंस, जो कि नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख जो हम कोर्ट के सामने लेते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है। तो NDPS डिवीजन में हमारे पास वो सभी ड्रग्स आती हैं जो लीगल है। ठीक है। ड्रग्स भी आपको पता है कुछ अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ मेडिकल में यूज होती हैं और कुछ ऐसी हैं जो लोग नशे के लिए यूज करते हैं। तो 2 तरह की ड्रग्स हैं आपके पास, एक नेचुरल है और एक है जो सिंथेटिक है। ठीक है। नेचुरल में हमारे पास 3 प्लांट मेन है जो लोग जिसका यूज करते हैं ड्रग्स में। ठीक है। तो पहला हमारा जो कैनबिस का प्लांट आता है, ठीक है। दूसरा हमारा ओपियम जिसे हम अफीम का पौधा बोलते हैं, ठीक है। तीसरा कोकोआ जिससे कोकीन वगैरह बनता है। ठीक है। तो कैनबिस के प्लांट से 2 चीजें वो निकालते हैं, एक तो गांजा निकालते हैं, ठीक है, और दूसरा वो ओपियम, ये क्या कहते हैं, एक गांजा निकालते हैं, दूसरा चरस जिसे हम चरस या सुल्फा बोलते हैं। ठीक है। तो गांजा आपको कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है। और जो हम बात करें ओपियम, तो ओपियम का रेजिन निकालते हैं वो। ठीक है। जो ओपियम में ऊपर ब्लब आता है उस ब्लब से रेजिन निकालते हैं, जिसका जो हम अफीम बोलते हैं, रेजिन का यूज इस तरह से करते हैं। दूसरा जो ओपियम का प्लांट होता है उसको क्रश करते हैं। ठीक है। जो बहुत फाइन पाउडर में क्रश हो जाता है उसे चूरा बोलते हैं, अदरवाइज उसे हम डोडा पोस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ये चूरा पोस्ट है जो केमिकल में डिप करके रखा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए। ये बायोलॉजी डिवीजन है, इसमें जो रेप के केस होते हैं वो जमा होते हैं मोस्टली। तो इसमें क्या होता है, जिसका भी रेप हुआ है फीमेल, तो वहाँ से हॉस्पिटल में मेडिकल, वहाँ से डॉक्टर उसके पास कुछ भी वो यहाँ एग्जामिनेशन के लेते हैं और उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। तो आयु होता है वो वहाँ से ले लेता है, थाने में ले आता है। तो आपको ये लेके आने होते हैं, मोस्टली कांस्टेबल का ये ERC होती है, इसमें सीरियल नंबर होता है 1, 2, 3 जैसे क्या पार्सल में भेज रहे हैं आपको। तो ये आपको हैंड ओवर करेंगे तो आप देख लो एक बार, अच्छे से सील लग रही है उस पर, इस पर लिख रखे हैं साफ साफ 5 मोहर लग रही है इस चीज़ में, 5 मोहर ऐसी की एक सील आके भाई, तो आपको हैंड ओवर करते हैं सील चाहिए लग रही है। कल को आपको ऐसे कि ऐसे उठा ले और टूट रही है, वो आपको कहेंगे कि टूट कहाँ से तोड़ जाएंगे, और यहाँ भी जमा नहीं करेंगे क्योंकि सील जो भी हो, तो इसका ध्यान रखना है। बस एक फॉरवर्ड रिलेटर होता है, एक जेल प्लेट बनाई जाती है, उसमें पोर्स किए जाते हैं, जैसे जितने भी सैंपल हैं, 4 सैंपल हैं तो 4 पोर्स, और उनके बीच में एक पोर्स और अलग से किया जाता है, उसके अंदर केमिकल डाला जाता है एंटी ह्यूमन सीरा। एंटी ह्यूमन सीरा की 1-2 बूंद जो भी डलती है वो डाल देंगे, और जो गर्दे को ये सैंपल डाल देते हैं, एक में 1 सैंपल डालेंगे एक पोर, और उसके बाद ओवरनाइट के लिए रखा जाता है। अगले दिन उसको आके चेक किया जाता है, उसमें लाइनिंग सी आ जाती है,
यदि लाइनिंग आ गई तो वो इंसान का हुक्म है, और यदि नहीं आती है तो इंसान का नहीं है। यदि लाइनिंग आ गई तो परीक्षण आगे होगा ब्लड ग्रुपिंग के लिए, नहीं आती है तो परीक्षण वहीं पे करें। उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग के लिए सेलुलोज एस्टेट शीट पे ये सुखा के ये सैंपल लगाने पड़ते हैं, जैसे लाइनिंग लगा के अलग से एक शीट में 6 खाने के करीब बनते हैं, जैसे 3 दरवाजा को पता चल गया तो सुसाइड करने की ट्राई करा, उसको तुरंत के तुरंत विद इन 20 मिनट्स आप हॉस्पिटल ले गए। जैसे सल्फास की स्मेल में बहुत स्ट्रॉन्ग, खुद खाना बहुत टू डिफिकल्ट। सल्फास ना जो उसमें गेहूं में रखते हैं जो दवाइयाँ, बहुत स्मेल आती है यार। सब लोग बच्चों को दूर कर देते हैं, मुंह बांध के किसी और से रखवाते हैं। खुद तो खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुसाइड करने वाले तो करते ही हैं। ये उसके स्मेल ही गार्लिक लाइक स्मेल होती है, बहुत ज्यादा स्मेल होती है। तो वो पील दे, उसका ही लगा लो 2 घंटे विद इन 6 आवर्स, मतलब मर ही जाएगा, 2-4 घंटे में भी मर जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो रहता है। लेकिन जब मान लो पता चल गया, उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने डिपेंड करता है उसके साथ क्या डायग्नोसिस करिए, उसकी जाते ही उसको चारकोली करिए, पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया, चूने का पानी मिला दिया, तब बस उसको निकलवाना है, उल्टी करानी है उसको। ये सब चीज़ें मेथड्स होते हैं आपको चारकोलिंग वगैरह करने के। निकालने में जो सैंपल लिया जाता है ना, उसको गैस्ट्रिक लैब सैंपल कहते हैं, तो उल्टी का सैंपल लिया है। वो सैंपल MLR के केसेस में होता है, यूरिन भेजते हैं, ब्लड भेज देते हैं, वो सब सैंपल MLR के केसेस में आ जाते हैं। पोस्टमार्टम के बाद पूरा विसरा आता है, ब्लड आता है। ये सैंपल डायरेक्ट यूज नहीं होते हैं। एल्कोहल का सैंपल डायरेक्ट यूज हो जाता है, यूरिन का सैंपल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, GL का सैंपल डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन विसरा का जो सैंपल है हम इसको कहीं भी डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। इसको करने में आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन ये वर्ड सुने होंगे। फोरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम वर्कशॉप्स और FSL विजिट भी ट्रेनीज के ज्ञान में व्यापकता लाते हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की सभी ब्रांचों में होने वाले कार्यों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी कराई जाती है। इससे सभी ट्रेनी भौतिक साक्ष्यों की हैंडलिंग, पैकेजिंग और उन्हें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए सही प्रकार भेजने के महत्व को भली भांति जान पाते हैं। हेड स्पेस, इसके लिए गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, दैट इज MS। इसमें भी अलग अलग लाइब्रेरी, इसकी लाइब्रेरी अलग है। इसका मेथड वाइज जो मैं बताया, इथेनॉल इंटरनल स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड लगाए, उसके साथ मैच करो, फिर आप प्रेजेंट करके आने। ऐसे इसके